एक अच्छा लाइफ पार्टनर, एक अच्छा हस्बैंड और एक अच्छे वाइफ का चुनाव कैसे किया जाता है एंड कर कर लो लो बस। बस मिल जाए। एनिमल मूवी 4th क्लास कि मेरी गर्लफ्रेंड को देखा कैसे, राइट? सबसे पहले व्हाट आर दोज रेड फ्लैग्स, द मेन रेड फ्लैग्स इन अ रिलेशनशिप? दैट इज नॉट हैप्पी फैमिली इन रियल लाइफ। कि क्या एक डिवोटी हस्बैंड या डिवोटी वाइफ से शादी करने पे सब कुछ सही रहता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती? तो आप उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें वो सर्च कर रहा था फोन पे न्यूड गर्ल्स। कि अरे कृष्णा की भी तो 16,008 रानियां थी, तो जी हम इतनी सारी शादियां कर लें तो इसमें दिक्कत क्या है? तो ये रेड फ्लैग है कि मैं तेरा पापा हूँ। हरे कृष्णा। तो आज है हमारे साथ श्वेता सिंह यानी कि सेवा मूर्ति राधिका देवीदासी। वेलकम टू अवर शो। ये पॉडकास्ट नहीं है, एपिसोड 2। सो सेवा मूर्ति राधिका देवीदासी ये एक प्रैक्टिसिंग काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं और साथ में एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी हैं। एट द मोमेंट शी इज वर्किंग विद संदीपनी मुनि स्कूल एज एन एकेडमिक कोऑर्डिनेटर। उसके अलावा माताजी इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट सर्टिफाइड पॉश ट्रेनर एंड कंसल्टेंट। पास्ट में भक्ति टुडे ने बहुत सारी वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्म्स रिलीज करी हैं, जिसमें हमने कुछ शॉर्ट फिल्म जैसे कि साइको और कुछ वेब सीरीज जैसे कि ब्रेन वॉश और साथ ही साथ फुल स्टॉप, हमने उनमें माताजी का नंबर दिया था और वहाँ पर हम लोगों के पास बहुत सारे केसेस आए थे मेंटल इश्यूज से रिलेटेड और काफ़ी सारे केसेस आए थे जिसमें कि हमने देखा था कि रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत सारे केसेस देखने को मिले थे। हमारे पास भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे उसमें, तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, एक अच्छा लाइफ पार्टनर, एक अच्छा हस्बैंड और एक अच्छे वाइफ का चुनाव कैसे किया जाता है एंड क्या सिम्टम्स देखने चाहिए एक अच्छे पार्टनर का चुनाव करते वक्त, कौन सी बुरी क्वालिटीज है जो हम इग्नोर कर सकते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि क्या एक डिवोटी हस्बैंड या डिवोटी वाइफ से शादी करने पे सब कुछ सही रहता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती? तो आप उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। हाँ, सच में सबसे ज़्यादा केसेस यही आ रहे हैं हमें ब्रेन वॉश के बाद स्पेशली, और फुल स्टॉप के बाद और भी आने शुरू हो गए कि रिलेशनशिप इश्यूज, मेरा ब्रेकअप हो गया है, मेरे को शक हो रहा है, मेरे हस्बैंड मेरे को मैनिपुलेट करते हैं, चीटिंग के केसेस, इनफिडिलिटी के बहुत सारे केसेस, मतलब मैक्सिमम अगर हम देखें तो यही आते हैं। कुछ बच्चों से रिलेटेड आएंगे, लेकिन बच्चों के भी ऐसे केसेस आते हैं कॉलेज में, स्कूल में इवन। तो कुछ तो एकदम हॉरिफाइंग केसेस आए हैं हमारे पास। डील करते वक्त हमें भी लगता है, मुझे स्पेशली, कि कैसे डील करें इन केसेस के साथ। जैसे फर्स्ट आपने पूछा कि कैसे ढूंढे हम आइडियल हस्बैंड, आइडियल वाइफ, तो ये सबकी प्रॉब्लम है। क्या होता है कि एक क्वेस्ट के जैसे शुरू कर देते हैं, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, परफेक्ट वाइफ मिलनी चाहिए, परफेक्ट हस्बैंड चाहिए मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए, मुझे अपने लिए, है ना। और ये चलता रहता है। और इसमें जैसे क्या होगा कि बायोडाटास देखे जाएंगे, मैट्रिमोनियल एड्स देखी जाएंगी, इसको बताओ उसको बताओ, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, एक सर्च चलती रहती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब हम सर्च कर रहे होते हैं, दो तरीके के स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। एक तो बहुत हाई स्टैंडर्ड कि एकदम परफेक्ट वाला कोई चाहिए मैच, मेरा बेटा ऐसा है तो मुझे ऐसी ही बहू चाहिए, है ना, या मैं ऐसी हूँ तो मुझे ऐसा ही हस्बैंड चाहिए। बहुत हाई स्टैंडर्ड होते हैं, इसलिए सालों साल ढूंढते रहते, कोई मिलता नहीं। दूसरा होता है जब बहुत साल देखते रहते हैं तो फिर एक लो स्टैंडर्ड सेट हो जाता है, अरे कोई मिले कर लो बस मिल जाए। तो यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत होती है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है ना, सब में कुछ ना कुछ तो इश्यूज होंगे, तो ये हमें समझना है। और ये जो भी सर्च कर रहे हैं, जो भी मैट्रिमोनियल एड्स देख रहे हैं, उनको ये समझना कि यहाँ से ये बिगनिंग है एक्चुअली प्रॉब्लम की, जो हम कहते हैं रिलेशनशिप इश्यूज, चीटिंग और ये और वो मैनिपुलेशन, ये जड़ है कि हमने पहले ही अपने दिमाग में ना बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट किया होता है, और फिर जब वो स्टैंडर्ड मीट नहीं होता तो प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं, है ना। कोई प्रॉब्लम है अगर, तो उसको एड्रेस करना है, इग्नोर नहीं करना। एड्रेस करके हमें पता चले कि इशू क्या है और उसको हम कैसे डील करेंगे, क्योंकि हर पर्सन में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएंगे, है ना। कोई सपोज चश्मा लगाता है, ये भी इश्यूज होते हैं, या उसकी आईसाइट ही वीक है, फिर आने वाले टाइम में हमारे बच्चे होंगे तो उनकी भी आईसाइट वीक होगी। छोटी से छोटी कमी निकालना शुरू कर देते हैं हम, क्योंकि हमने तो वो एक बना लिया है ना दायरा कि हमें ऐसे ही स्टैंडर्ड और लेवल सेट कर लिया, ये प्रॉब्लम आती है। तो हमें इग्नोर नहीं करना है उसको, ठीक है चलेगा, नहीं, आप एड्रेस करो उस सिचुएशन को कि क्या आप चाहते हो अपने पार्टनर में। बट उसमें फिर ये भी तो रहता है ना कि किसी के लिए कुछ है बुरी क्वालिटी, किसी के लिए कुछ है, जैसा कि आपने बताया ये चश्मे वाला एग्जांपल, तो अब उनके लिए हो सकता है ये चीज़ बुरी हो, बट एक्चुअली देखा जाए ऑन थोड़ा ऊपर जाकर दैट इज़ नॉट
अ बिग इशू, ये कोई बुरी क्वालिटी नहीं है। हाँ, तो सबके अलग अलग मापदंड हैं, पैरामीटर्स हैं कि मेरे को ये खराब लग रहा है, मुझे ये खराब लग रहा है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। तो उसी में हमको एड्रेस करें सिचुएशन को कि क्या मेरे को ये चाहिए या नहीं चाहिए, और अगर नहीं चाहिए तो आप बात करो उसके बारे में। सपोज लड़की के कम मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में, कि वो आगे कितना कमा पाएगी या कैसी नौकरी कर पाएगी, तो यू टॉक टू दी गर्ल। आपको सारी सिचुएशन तो नहीं पता है ना, आप शुरू से तो एक घर में नहीं रह रहे, हर चीज़ तो नहीं आपको पता, क्यों कम नंबर आए पता करो और उसको फिर एड्रेस करो, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी है कि जब हम सोच रहे हैं कि ये जो स्टैंडर्ड्स सेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे सबके अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, तो कभी भी कॉमन प्लेटफॉर्म तो बनेगा ही नहीं। और हम भक्ति में क्या सीखते हैं, सूत्रे मणि गणाई हुआ 7.7 भगवत गीता, वो ये बता रहे हैं कृष्णा कि कैसे सभी जो एक माला है उसको पर्ल्स जो हैं वो कैसे साथ में रहते हैं, क्योंकि बीच में धागा है। अगर कॉमन कृष्णा है तो एक्सपेक्टेशंस उतनी सारी नहीं होंगी, तो हमें ये सब चीज़ें देखनी है। तो आपका थर्ड क्वेश्चन ये था कि क्या डिवोटी हस्बैंड और डिवोटी वाइफ मिल जाए तो वो क्या सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है? यस, ऑफ कोर्स सोल्यूशन है और नहीं भी, क्योंकि यहाँ पे हमको ये देखना है कि किस लेवल के डिवोटीज़ हैं। यहाँ पर भी आ गया वो लेवल वाली चीज़ें, लेकिन क्या भक्ति में मैच्योरिटी आ गई है या नहीं, क्या वो सच में कृष्णा को सेंटर रख रहे हैं या नहीं। अगर यस तो यस, दैट इज एन आइडियल मैरिज शास्त्रों के हिसाब से। तो माता जी, आपके पास सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं लोग अपनी रिलेशनशिप में, और डिवोटी कपल्स क्या प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं एग्जैक्टली आप? जब प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग जो आते हैं रिलेशनशिप इश्यूज लेके, वो एक कोई प्रॉब्लम लेके नहीं आते हैं, वो एक गुच्छा लेके आते हैं। ढेर सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, एक प्रॉब्लम कभी भी नहीं आती। तो मेजर जो है 3-4 तरीके की प्रॉब्लम्स होंगी। एक तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, और वो कहीं पे हम सब समझ रहे हैं, सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा प्रभाव है ना, कि देखते हैं कि हमें ऐसी वाइफ, इतनी सुंदर, ऐसे बाल, ऐसी फिगर, और फिर ऐसा मेल पर्सन होना चाहिए, है ना, ये सब चीज़ें। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, बहुत हाई एक्सपेक्टेशन। सेकेंड टाइप है अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। तो मैक्सिमम केसेस आते हैं पास्ट प्रॉब्लम्स को लेके, 4 महीने पहले ऐसे हुआ था या 4 साल पहले ऐसे हुआ था, फिर उन्होंने मेरे पापा को ऐसे बोल दिया था, फिर उसने मुझे ऐसे कह दिया था। तो पास्ट प्रॉब्लम्स, और फिर वो पाइल्ड अप होती रहती हैं क्योंकि वो रिजॉल्व नहीं हुए होते कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड होता है मिसकम्युनिकेशन, कम्युनिकेट ठीक से नहीं हुआ, इसने कुछ समझा उसने कुछ समझा, है ना, ये वाली बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। इसने ऐसे कहा था, उसने वैसे कहा था, तो मेरे को ये लगा, है ना, और ये सब मिसकम्युनिकेशन में। और यहाँ पे गलती ये हो जाती है कि हमें लगता है अरे हस्बैंड है, वाइफ है, कैसे भी बात कर लो, चलेगा, अपना है, चलेगा। हाँ, और अब तो यहाँ तक की बातें आ गई है, मार भी लो, एनिमल मूवी कि मार लो, प्यार करते हो तो क्या है, मार भी सकते हैं, फीलिंग्स हर्ट भी कर सकते हैं, आपने एक्सप्लोर नहीं किया। यस। और चौथा जो सबसे खतरनाक है वो है इनफिडेलिटी, धोखा। तो जो डायरेक्टर हैं संदीप रेड्डी वांगा, मैं तो सच में हैरान हो गई कि वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप प्यार करते हो तो आपको मारने का हक है। हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब दूसरे की कोई फीलिंग ही नहीं है, ठीक है, आपको मारने का हक है तो दूसरे को भी मारने का हक है। तो फिर तो ये मारने मुरने का ही गेम खेलते रहो, और जो बच्चे देख रहे हैं वो भी मारने मुरने का गेम खेले, फिर उनको ब्लेम कर दो, है ना। तो ये सारी साइकोलॉजी कैसे बनती चली जा रही है। इस स्टेटमेंट के पीछे क्या उन्होंने कुछ भी सोचा नहीं ना? रिलेशनशिप मतलब क्या, आपकी रिस्पेक्ट तो है ही नहीं। फिर मूवी में जब हम देखते हैं तो वो आइडियल सिचुएशन लगती है, हीरो कर रहा है, सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी बोल रहा है। अब बड़े लोग हैं वो तो ये समझ सकते हैं, ठीक है, मैं और आप ये समझ जाएंगे कि ठीक है ऐसे मारना नहीं है, रिस्पेक्ट करनी है, ये वाली चीज़ को अवॉइड कर देंगे। लेकिन बच्चे, एडोलेसेंट, उनके रिलेशनशिप इश्यूज, क्योंकि अब तो सारा डाउन आता जा रहा है ना। पहले तो सिर्फ ये वाली जो चीज़ें थी, एरिक एरिक्सन एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया कि कैसे स्टेजेस होती हैं लाइफ में, लाइफ साइकिल में पूरा स्टेजेस। तो ये जो लव का जो स्टेज है, ये 21, 29, 39 ऐसे ये सारी स्टेजेस चलती हैं, जहाँ पे इंटीमेसी की बातें होती हैं। लेकिन अब ये इतना जो एक्सपोजर है मीडिया का, तो ये कम होता चला जा रहा है। और कम कहाँ तक होता चला जा रहा है, आप बिलीव करोगे मेरी बात को, आई हैव गॉट केसेस एज यंग एज 2nd grade स्टूडेंट्स, 3rd class स्टूडेंट्स,
4th क्लास स्टूडेंट्स, ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, आर दे रियली अवेयर कि कहाँ तक इम्पैक्ट जा रहा है? व्हाट केसेस एग्जैक्टली, सेकंड ग्रेडर के क्या केस आया आपके पास? ओके, सो आई हैड अ वेरी वेरी टेरिबल केस जहाँ पे एक 4th क्लास का बच्चा, उसकी मम्मी काम से थोड़ा देर से आती थी तो घर में उसको स्कूल से वो पहले आ जाता था, और फादर तो शाम को ही आ रहे थे, तो फादर इज़ कम्प्लीटली अनअवेयर कि क्या चल रहा है, मदर इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली अनअवेयर कि घर में क्या चल रहा है। तो उसने देखना शुरू किया मूवीज़ वगैरह, एंड देन he had girlfriends, 4th class. And can you imagine a 4th class boy was sexually active with a girl? No. Can you imagine? So Really? these Like kind for of real? cases are there. Adolescent में जो एनिमल मूवी का है वो हम पूरा क्लियर देखते हैं कि बॉयफ्रेंड बना लिया है, 11th क्लास की लड़की है, मार रहा है उसको उसका बॉयफ्रेंड, एंड शी इज हैप्पी, प्यार करता है तो मार रहा है तो क्या बात हो गई, मेरा अपना है। मेरा अपना है। यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है ट्रॉमा बॉन्डिंग, साइकोलॉजी में हम इसको कहते हैं ट्रॉमा बॉन्ड। ट्रॉमा बॉन्ड कैसे हो जाता है कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है। ट्रॉमा में है हम, लेकिन हमें उस पर सिंपैथी है। अब्यूजर से, अब्यूज इज गोइंग ऑन इन अ रिलेशनशिप बट द विक्टिम हैज सिंपैथी टुवर्ड्स द अब्यूजर। ठीक है, अभी वो गुस्से में था ना इसलिए मार दिया, वैसे नहीं मारता वो मुझे। क्योंकि ये जो सेलिब्रिटीज हैं ये लोग एक्चुअली में ये सब चीजें दिखाकर उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं, और जब उसको नॉर्मलाइज करके फनी वे में प्रेजेंट किया जाता है तो फिर वी लाफ एट इट एंड वी एक्सेप्ट दोज जोक्स एंड इट गेट्स नॉर्मलाइज्ड। तो नॉर्मलाइजेशन एक साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कोई ट्रबल है उसको हम बोल रहे हैं कि नहीं, जिससे कि वो चली जाए। लेकिन यहाँ पे हम सोशल मीडिया में क्या देख रहे हैं, गलत चीजों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक मूवी है हे बेबी, है ना, उसमें ये 3 हीरोज जो हैं, तो एक सीन ऐसे आता है कि, है ना, तो इनको पता लगाना है कि वो बेबी जो इनके घर में आ गई है अब्रप्टली वो है किसकी। वो कहते हैं चलो लिस्ट बनाते हैं हम कि हमारी पास्ट में कितनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं, एंड ऑल 3 ऑफ देम दे आर राइटिंग। अच्छा सा सीन वो दिखा रहे हैं कि तीनों लिख रहे हैं एक लंबी सी लिस्ट, सोच सोच के इतनी लंबी हो रही है, और फिर उसमें भी वो फनी वे में दिखा रहे हैं कि अरे ये तो मेरी वाली थी, नहीं मेरी भी थी, है ना, व्हाट इज दैट। और उसको 3 सेलिब्रिटीज बोल रहे हैं, दे आर हीरोज। अब इसको एक यंग लड़का अगर देख रहा है कि मेरी इतनी अगर गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं तो इट इज ओके। तो कुछ समय पहले कॉमेडियन ने श्री राम के ऊपर एक जोक मारा था, तो वो तो जो स्टैंड अप कॉमेडियन है उसकी तो विचारधारा ही ऐसी है, लेकिन जो वहां बैठी ऑडियंस थी वो भी हंसे थे इसके ऊपर, विच मीन्स दैट दे एक्सेप्टेड दैट जोक एंड उनके लिए ये चीज बहुत नॉर्मल थी। ऑफ कोर्स ऐसे ही तो सब चीज एक्सेप्ट करी जा रही है। जो भी सोशल मीडिया परोस रहा है एंटरटेनमेंट के नाम पे, सेलिब्रिटीज परोस रहे हैं, everybody is accepting it. कबीर सिंह another example, उसको गर्लफ्रेंड को किसी ने छेड़ दिया तो he is going and beating that person, और वो कितना हीरोइक वे में दिखाया है, कितना अट्रैक्टिव लगता है, बड़े लोगों को मैनली मैस्कुलिनिटी दिख रही है उसके अंदर। जस्ट इमेजिन जो एक यंग लड़का है वो उसको देख रहा है, उसकी क्या कंडीशन है। सारे चेन ऑफ थॉट्स बनते चले जाते हैं। यस, अगर मेरी गर्लफ्रेंड को किसी ने मारा मैं दिखा दूंगा। तो स्कूल्स में कितनी फाइट हो रही हैं, सीनियर ग्रेड क्लासेस में क्या जूनियर क्लासेस में हो रही हैं अभी, कि मेरी गर्लफ्रेंड को देखा कैसे। 4 साल का बच्चा, उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में मेरे पास आई थी कि शी वॉज लाइक कॉलिंग अगैन एंड ऑफ टाइम, जैसे हमने टाइम दिया हुआ है भक्ति टुडे में कि इस टाइम से इस टाइम तक कॉल करो। शी वॉज कॉलिंग मी दैट टाइम, अगर फ़ोन नहीं मिल रहा है तो ऑफ आवर्स में भी वो फ़ोन कर रही हैं, एंड देन आई थॉट इट्स रियली एन इमरजेंसी, आई शुड अटेंड टू द कॉल। सो शी सेड कि मेरे बेटे ने वो सर्च कर रहा था फ़ोन पे न्यूड गर्ल्स। 4 साल का बच्चा, तो कैसे सर्च किया होगा उसने। और ये एक नहीं है, ऐसे और भी केसेस आए हैं मेरे पास। तो वो सर्च कर रहा था गर्ल्स की फ़ोटो, एंड देन ही वॉज लुकिंग एट इट। तो कहीं उसने सुना, राइट, कहीं उसने सुना, कहीं उसने देखा, या किसी बड़े बच्चे को करते हुए देखा। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रॉमा बॉन्डिंग? एक्चुअली जो ट्रॉमा बॉन्डिंग में फंसा हुआ है व्यक्ति, उसको तो पता ही नहीं कि, क्योंकि बॉन्ड हो गया है ना, ट्रॉमा के साथ उसका बॉन्ड हो गया है। अब्यूज़र विक्टिम वाली सिचुएशन में ही इज़ कंफर्टेबल, और वो फियर है कि मैं इससे बाहर निकलूंगी तो कैसी होगी लाइफ, और फियर ऑफ लूजिंग पार्टनर, ये एक फियर होता है। साथ ही साथ में ये विश्वास हो जाता है मन को कहीं पे कि दिस इज लैंग्वेज ऑफ लव, दिस इज ओके। तो जो पर्सन उसमें फंसा हुआ है, जो विक्टिम है, वो तो पता लगा ही नहीं सकता
कि आई एम इन अ ट्रॉमा बॉन्ड। तो इसमें दूसरों का फर्ज बनता है कि उसको बताएं, कि उसको इस डिनाइल की सिचुएशन से निकालें। एंड दैट इज व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी कम्स इन। व्हेन वी आर लिविंग इन अ कम्युनिटी, वी आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, तो हम उसको शेक करें कि व्हाई आर यू सब्जेक्टेड टू दिस काइंड ऑफ अब्यूज, why are you denying the fact, why are you not seeing the red flags? तो यहाँ पे फर्ज आता है कि दूसरे लोग बताएं कि प्लीज टेक काउंसलिंग, अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, सी द रेड फ्लैग्स इन द फैमिली, सी द रेड फ्लैग्स इन योर रिलेशनशिप, एड्रेस इट, डोंट गो इन डिनायल। क्योंकि विक्टिम क्या है, उसने अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो अब्यूज़र का जो सीन है वो चलता जा रहा है ना, वो कंटिन्यू हो रहा है, वो ठीक कैसे होगा? और अगर हस्बैंड वाइफ में ऐसे है तो इफेक्ट कहाँ जा रहा है? वो तो ट्रॉमा बॉन्ड है ही, साथ में बच्चे में जा रहा है। लोग कोई ध्यान नहीं देते हैं कि ठीक है बच्चे हैं साइड में खेल रहे हैं, पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। सो अब मुझे यहाँ पर दो क्वेश्चंस हैं। Right. सबसे पहले, व्हाट आर दोज रेड फ्लैग्स, द मेन रेड फ्लैग्स इन अ रिलेशनशिप दैट वन शुड इमीडिएटली लुक फॉर? तो रेड फ्लैग्स ऐसे हैं कि इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनी वैलिडेशन, बहुत तरीके के रेड फ्लैग्स हो सकते हैं कि आपको अगर एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं है रिलेशनशिप में, यू आर क्रॉसिंग द बाउंड्रीज ऑफ द अदर पर्सन, दैट इज़ अ रेड फ्लैग। कई बार ऐसे होता है कि आपका स्पाउस एक स्पाउस रहने की बजाय डिटेक्टिव बन जाता है कि फ़ोन चेक करना और बार बार देखना, क्या मेरी वाइफ मेरे को धोखा तो नहीं दे रही, क्या मेरे हस्बैंड मेरे को धोखा तो नहीं दे रहे हैं। और इससे क्या होता है कि एक डिसऑर्डर ये जो है, ये पूरा डिसफंक्शनिंग जैसा बनता चला जाता है, वो पूरा आपका लाइफस्टाइल ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये रेड फ्लैग है। सेकंड क्वेश्चन था अबाउट अटैचमेंट स्टाइल्स, तो व्हाट आर दोज 4 डिफरेंट अटैचमेंट स्टाइल्स? देयर आर 4 अटैचमेंट स्टाइल्स। फर्स्ट इज एंग्शियस। एंग्शियस जो अभी मैंने बताया था कि बहुत एंग्शियस है कि क्या मेरा पार्टनर मुझे चीट तो नहीं कर रहा। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है लव बॉम्बिंग, बहुत एक्सेसिव लव शो करना, हर समय रोजेस देना। एक होता है अवॉइडेंट, इसमें भी 2 स्टेजेस होती हैं। एक है अवॉइडेंट कि हाय अगर मेरा पार्टनर मुझे चीट कर रहा है तो मैं अवॉइड कर रही हूँ सारी सिचुएशन को, मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ कि क्या हो रहा है, क्योंकि अगर मैंने जान लिया तो मुझे बहुत पेन होगा, आई कैन नॉट बियर दैट। और एक अवॉइडेंट स्टाइल ये होता है कि ठीक है मैं देखती हूँ कि वो मेरे पीछे आएगा या नहीं, लेट मी अवॉइड। एक होता है डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट स्टाइल। डिसऑर्गेनाइज्ड मीन्स कुछ नहीं पता, कभी कैसे कभी कैसे। ये एंग्शियस और अवॉइडेंट के बीच में प्ले करते हैं। वाओ। तो हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम लोगों ने रिसर्च करी थी काफ़ी, और उसके अनुसार हमें ये डेटा पता चला था कि जो 25 से 50 साल के बीच के जो एज ग्रुप में जो लोग हैं, उनमें से 40% के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। आपके पास एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के केसेस आते हैं और सच में एग्जिस्ट करते हैं, और कितने केसेस आते हैं? व्हाट डू यू थिंक, इज दिस डेटा बहुत ओवर एग्जैजरेटेड है? आपके अनुसार क्या है ये? नहीं, बिल्कुल भी ओवर एग्जैजरेटेड नहीं है, और क्या पता हमें ये भी कहना पड़ सके कि अंडररेटेड है, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के तो बहुत केसेस आते हैं। केस आया था, हस्बैंड ने एक शादी करी, दूसरी शादी करी, एंड अभी ये जैसे नॉर्मलाइज वाली सिचुएशन चल रही है कि अ पर्सन कैन हैव 2 वाइफ्स, धर्म चेंज कर लो और 2 वाइफ्स रख लो, ठीक है। कितने सारे यूट्यूबर्स हैं जो ये सब कर रहे हैं, और वो फेमस हैं, और वो इसी चीज़ से फेमस हुए हैं क्योंकि यहाँ पे व्यूज़ ज़्यादा मिल जाते हैं कि देखो 2 वाइफ्स हैं और दोनों खुश हैं, साथ में सब बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इसका भी एक बेबी है, इसका एक बेबी है, सब साथ में खेल रहे हैं, हमारी बहुत हैप्पी फैमिली है। तो दैट इज़ दी हैप्पी फैमिली ऑन द स्क्रीन, दैट इज़ नॉट हैप्पी फैमिली इन रियल लाइफ। तो वो देख के हाँ नॉर्मलाइज हो गया है, तो पीपल दे आस्क देयर स्पाउसेस क्या मैं एक और शादी कर लूँ। अब ये सुन के काफ़ी सारे लोग आते हैं और वो कहते हैं कि अरे कृष्णा की भी तो 16,008 रानियां थी, तो जी हम इतनी सारी शादियां कर लें तो इसमें दिक्कत क्या है? तो आप ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? शादियां कर लें और ऊपर से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी कर लें, क्योंकि शादियां करेंगे तो सबके लिए कमा के देना पड़ेगा, सबको देखना पड़ेगा। तो आजकल और उससे अबव लेवल चला गया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेते हैं, वो तो मेरी इरादा है। जी हाँ, आपको यकीन होगा, चलो सुनते तो हैं हम ऐसे और रील्स में देखते ही हैं हम कि वो तो मेरी इरादा है, क्या वो एक गोपियां तो बस आनी जानी है ना, कितना सारा इस पे भी रील्स बनाई। लेकिन ये एक्चुअली में केसेस हैं साइकोलॉजिस्ट के पास। तो कुछ मेरे साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड्स एक्चुअली में मेरे से पूछते हैं और मेरा ये बहुत लंबा डिस्कशन होता है उनके साथ कि जो ये लोग बोल रहे हैं एक्चुअली इनको नॉलेज है क्या, कौन है राधा रानी। तो ये वो लोग बोलते हैं जिनको इस बारे में कुछ नहीं पता,
जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े, तो हम एक्चुअली मिल के इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं कि हाउ टू टैकल देम, व्हाट थेरेपी इज नीडेड फॉर देम, इजंट इट, कि दिस इज प्योर चीटिंग इन द नेम ऑफ गॉड। और एक मेरी साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड है, बहुत सीनियर है वो दिल्ली में, वो एक्चुअली मेरे पास आई थी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस लेके इसी से रिलेटेड कि श्वेता प्लीज यू टेल मी व्हाट इज इट ऑल अबाउट, राधा रानी कौन है। एंड व्हेन शी गॉट टू नो द रियल कॉन्सेप्ट कि राधा रानी है कौन, एंड शी वाज रियली शॉक्ड। तो अभी हम लोगों ने बात करी कि किस तरह से सेकंड ग्रेडर्स हैं, मतलब इट स्टार्ट्स एज यंग एज अ 4-year-old एंड ये एक बहुत ही लाइक बड़े एज ग्रुप तक जाती है ये बात। तो आपके हिसाब से मीडिया जो है वो किस हद तक रिस्पॉन्सिबल है, और इसके अलावा बच्चे इतनी जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, उसका क्या कारण है? यस, दिस इज़ द रीज़न जो आपने अभी बोला कि मैच्योरिटी आ रही है। ये बहुत ही हॉरिफाइंग केस था जब कोविड के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो एक बच्चे ने अपने स्क्रीन शेयर करके इनअप्रोप्रिएट वीडियो चला दिया और 5th क्लास के बच्चे सबने देख ली, द होल क्लास सॉ इट। जब ये बच्चे पहले ही उनको एक्सपोजर मिल जाता है ना, अनवांटेड एक्सपोजर, तो उसी से उनके पूरे हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि आजकल गर्ल्स को कितनी जल्दी पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियरली विजिबल एक्चुअली, लेकिन हम डिनाइल में रहते हैं कि अब क्या करें। बट बचाएं भी कैसे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, एवरीवन इज़ ऑन देयर फोन्स। जब बच्चे सोते हैं तो पहले वो पूछते थे अपने मम्मी पापा से कि मम्मी पापा स्टोरी सुनाओ मुझे, लेकिन अब क्या है, बस वो फ़ोन में देख लेंगे स्टोरी एंड देन दैट्स इट। तो जिस बच्चे ने स्टार्ट किया था फिर हमने उससे बात करी, तो उसके क्योंकि ये पूरा प्रोसीजर स्टार्ट हो गया था, बच्चों से बात करनी है, काउंसलिंग करनी है, तो जो द चाइल्ड हु स्टार्टेड दीज थिंग्स, तो उसने बहुत क्लियरली बोला कि आई आस्क्ड डू यू थिंक इट इज़ ओके टू राइट सच अ स्टेटमेंट, व्हाट एग्जैक्टली ही हैड रिटन दैट वाज हॉरिफाइंग। उसने ये लिखा था कि मैं तेरा पापा हूँ, दैट मीन्स आई हैड रिलेशनशिप विथ योर मदर। सो आई आस्क्ड द चाइल्ड कि ये जो स्टेटमेंट आपने लिखी, मैं तो अभी थोड़ा पॉलिश्ड वे में बता रही हूँ, उसने तो बहुत ही गंदी लैंग्वेज लिखी हुई थी वहाँ पे, तो आई आस्क्ड कि क्या ये जो तुमने लिखा है डू यू फील इट इज़ ओके। सो ही वॉज इनटू सॉरी 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 सॉरी, नहीं मैम गलती हो गई गलती हो गई गलती हो गई। तो देन आई आस्क्ड कि कब से मतलब ये कहाँ से सीखा आपने, एंड दैट वाज द क्वेश्चन जो उस बच्चे को पूरा हिला दिया उस क्वेश्चन ने। एंड इज थिंकिंग कब सीखा था मैं तो कितने सालों से ये लैंग्वेज बोल रहा हूँ। उसको खुद ही नहीं पता था कि वो कब से सुनता आ रहा है कि सभी तो बोलते हैं, ये तो मदर एफ और मदर सिस्टर एफ, ये तो कॉमन है, सब बोल रहे हैं, पहली बार कहाँ सुना था, याद ही नहीं है। तो ये जो चीटिंग है ये स्पेसिफिकली इसी एज में क्यों स्टार्ट होती है, एंड व्हाट आर द अर्ली साइंस ऑफ चीटिंग? कि इस एज में क्यों स्टार्ट होती है, एक्चुअली एक मैरिड लाइफ की 6 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है हनीमून फेज, बहुत खुश, सब चीज़ बहुत अच्छी, घूमना फिरना, ये वो नाम से ही हमें पता चल रहा है, विच लास्ट लाइक 6 months ना, 6 महीने तक या उससे थोड़ा सा ज़्यादा। सेकेंड स्टेज होती है एडजस्टमेंट फेज। इस फेज में क्या होता है, एडजस्ट करते कपल्स कि हाँ तुम्हारी चीज़ ये ठीक नहीं लग रही, मैं ऐसे एडजस्ट कर लेती हूँ, मैं ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ, एडजस्ट। थर्ड स्टेज होती है ग्रेट एस्केप फेज, जहाँ पे हम अपनी जो मैरिज की वाउज हैं उनसे थोड़ा बच के निकलने की कोशिश करते हैं कि हाँ मैंने बोला तो था कि मैं तुम्हें हर महीने इतने पैसे दूंगा, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कंफर्टेबल हो गए हम उस सिचुएशन में, रैपो बिल्डअप अच्छे से हो गई है, वो पूरा स्ट्रक्चर बन गया है। तो फिर यहाँ पे आके ग्रेट एस्केप, जहाँ पे हर अपनी हस्बैंड वाइफ दोनों थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से शक करना शुरू कर देते। इसके बाद आता है रीअसेसमेंट फेज, जहाँ पे लोग सोचते हैं कि हाँ रीअसेस करो कि कहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप को और गहराई से सोचो और इस पे टाइम लगाओ कि हम क्या कर सकते हैं। ये वाली स्टेज होती है जहाँ पे मैक्सिमम लोग थेरेपी सीख करते हैं कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है रिलेशनशिप में, अब मैं थेरेपी ले लेती हूँ तो शायद ठीक हो जाए। नेक्स्ट स्टेज होती है ग्रोइंग टुगेदर। ये होती है जैसे लेट मिडिल एज में जब आ जाते हैं, 40s में, जब बच्चे बड़े हो गए और वो अपने सेटल होना शुरू हो गए या और बड़े हो गए, बच्चों की शादियाँ हो गई हैं, तो फिर
जो कपल है वो एक साथ ग्रो करता है कि यहाँ पे एक सेपरेशन फीलिंग होती है, बच्चों से सेपरेट हो रहे हैं, एम्प्टीनेस सिंड्रोम होता है, तो वो एक आइडियल, अगर वहाँ से आप निकल के आ गए तो ग्रोइंग टुगेदर फेज में आ गए। और फिर लास्ट स्टेज होती है फुलफिलमेंट फेज। तो ये 5-6 स्टेप्स होते हैं ऑफ एवरी मैरिज। और बीच में जहाँ पे प्रॉब्लम आती है वो इसी वजह से आती है कि जब हम बहुत ही आइडियलिस्टिक सिचुएशन ढूंढ रहे होते हैं और वो हमको नहीं मिलती। सेकेंड क्वेश्चन आपका था व्हाट आर साइंस ऑफ चीटिंग। ये सबको मालूम ही होता है जब आप अपने लवर के लवर को ढूंढना शुरू कर देते हो और इंटीमेसी में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो फिजिकली और इमोशनली जो आपका स्पाउस है आपके लिए नहीं है। दीज आर द साइंस ऑफ चीटिंग। तो हमने इतने सारे रिलेशनशिप इश्यूज देखे, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो अब इससे ये सवाल आता है कि स्पिरिचुअलिटी तो इसका बहुत बड़ा सोल्यूशन है, तो क्यों सिर्फ एक काउंसलर, एक नॉर्मल स्पिरिचुअल काउंसलर काउंसलिंग नहीं कर सकता इस चीज़ के बारे में, या फिर क्यों सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करना या जस्ट स्पिरिचुअलिटी को टेकिंग अप स्पिरिचुअलिटी इन अ सीरियस मैनर, क्या ये इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं है? सिर्फ इसके लिए थेरेपी पर जाना या फिर एक प्रोफेशनल काउंसलर के पास जाना ही क्यों इम्पोर्टेंट है? इज स्पिरिचुअलिटी नॉट द सोल्यूशन फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स? राइट, ये बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एक्चुअली हर किसी का ये क्वेश्चन है कि हम स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे और हमको आंसर मिल जाएगा, हमें एक काउंसलर के पास क्यों जाना है? तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर मेरे को शरीर में कोई बीमारी हुई है, पेट दर्द है या मेरा खून हीमोग्लोबिन कम हो गया है, तो क्या हम डॉक्टर के पास नहीं जाते? हम सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से अपनी बॉडी को ठीक कर लेते हैं क्या? नहीं, तब हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। बुखार हो गया, बुखार की दवाई लेने गए हैं हम। तो ऐसे ही अगर हमें कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, डिप्रेशन में हम जा रहे हैं, हमें इनफिडिलिटी दिख रही है, हमें क्लियर कट दिख रहा है कि हमारा पार्टनर हमको चीट कर रहा है, तो व्हाई नॉट टेक सॉल्यूशंस? क्या उस सिचुएशन में रह के आप भक्ति कर पा रहे हो? लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली कि वो ना इतना फिजिकल जो चीज़ें हैं वो हमें दिख रही हैं, लेकिन मेंटल लेवल पे जो चीज़ें हैं वो हमको दिख नहीं रही। बट कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर और स्पिरिचुअलिटी को सीरियसली लेने से तो फिर ये प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं। ऑफ कोर्स आपकी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, लेकिन आप उस लेवल पे तो जाओ। उस लेवल पे जाने के लिए जैसे आपको फिजिकल हेल्थ के लिए डॉक्टर चाहिए होता है, ऐसे ही मेंटल हेल्थ के लिए आपको काउंसलर चाहिए होता है। लेकिन हमारे देश में जो स्टिग्मा लगा हुआ है ना कि नो 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 नो, साइकोलॉजिस्ट पे क्यों जाए? हम क्या पागल हैं कि सिर्फ पागल लोग ही जाते हैं? वो सो कॉल्ड पागल कौन होते हैं? अमेरिका में क्या होता है या वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, हर कोई जा रहा है थेरेपी के लिए, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ थेरेपी। थेरेपी इज़ फॉर माई पर्सनल ग्रोथ। जैसे जिम जाते हैं बॉडी को फिट रखने के लिए, ऐसे ही थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं अपने मेंटल हेल्थ को फिट रखने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या समझा जाता है, अगर हम थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं मतलब दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी सैड। आपको ये बताने में तो कभी भी दुख नहीं होता कि हाँ मुझे बुखार हुआ था, लेकिन हाँ मुझे डिप्रेशन हुआ था, ये बताने में शर्म आती है। सो बेसिकली व्हाट्स द सोल्यूशन? जो लोग मैरिड नहीं हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, और जो कपल्स मैरिड हैं उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? हाउ कैन दे फिक्स देयर ब्रोकन रिलेशनशिप्स और द रिलेशनशिप इश्यूज जो वो फेस कर रहे हैं? व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स? तो जो मैरिड नहीं हैं ऑफ कोर्स दे हैव टू डिसाइड वेदर दे वांट टू गेट मैरिड और स्टे सिंगल, राइट? और जो मैरिड हैं और उनके मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि डू नॉट बी इन डिनायल ऑफ द प्रॉब्लम। उसको एड्रेस करो, रेड फ्लैग्स देखो कि हाँ मुझे प्रॉब्लम आ रही है, एंड एड्रेस द सिचुएशन, स्पीक अप। आपको मालूम है कई बारी सालों साल लग जाते हैं किसी को मोटिवेट करने के लिए कि स्पीक अप, एड्रेस द सिचुएशन। एड्रेसिंग द सिचुएशन डज नॉट नेसेसरीली मीन कि आपको डाइवोर्स लेना पड़ेगा या आप लूज कर दोगे अपने पार्टनर को, नहीं, या सबको पता चल जाएगा फिर मेरा क्या होगा, ये सारे इतने सारे फियर्स होते हैं, तो वो एड्रेस ही नहीं करते, तो वो पाइल अप होती रहती है प्रॉब्लम। तो हमारा एज अ गुड पर्सन इन द कम्युनिटी हमारा ये रोल होना चाहिए कि अगर किसी और को भी है तो वी शुड little bit motivate the person to speak up and then address the situation, उसके answers ढूंढो and see that yes, Krishna is the center. Of course, that is the best solution. तो इस सो कॉल्ड मॉडर्न वर्ल्ड में एक क्वेश्चन आता है, लाइक नॉर्मल लोगों का भी ये क्वेश्चन रहता है कि फिजिकल इंटीमेसी को लेकर इश्यूज हो जाते हैं, चाहे इमोशनली सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन एक पार्टनर है जो कि फिजिकली इंटीमेट नहीं होना चाहता है एंड द अदर पर्सन इज लाइक ओके विद इट।
एंड साथ ही साथ डिवोटीज में भी काफ़ी सारे प्रश्न हमको भेजे जाते हैं, इतने सारे ईमेल्स आते हैं रिगार्डिंग दिस, एंड जब हमको आने स्टार्ट हुए थे वी वर सरप्राइज्ड एक्चुअली, बट डिवोटीज में भी आते हैं दैट मेरे जो हस्बैंड हैं वो डिवोटी हैं, हम लोग डिवोटी फैमिली से हैं, बट वो फिजिकल होना चाहते हैं, बट आई डोंट वांट टू गेट फिजिकल, व्हाट डू वी डू? और इन चीज़ों से प्रॉब्लम्स पाइल अप होती हैं रिलेशनशिप पे, लाइक फिजिकल चीज़ है और उससे पूरी रिलेशनशिप इफेक्ट होती है, सो इन दैट केस what should such couples do? तो sometimes they are openly asking, sometimes they are hiding and asking this question. तो देखो भक्ति में ठीक है एक स्टेज आती है जब आप इससे बाहर निकल जाते हो, यू डू नॉट हैव क्रेविंग फॉर फिजिकल इंटीमेसी, राइट, बट व्हेन यू आर फोर्सफुली लीविंग इट, हाँ ठीक है फोर्सफुली ट्राई करते हैं बट विद बोथ पार्टनर एग्रीइंग टू इट, तो ये भी एक वैसे ही सिचुएशन आ जाती है कि एक थर्ड पर्सन जो है थेरेपिस्ट है जो फैमिली थेरेपी दे रहा है उनको, तो वो मैरिज काउंसलिंग में हम जब बात करते हैं तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू रखे जाते हैं और बीच में हमें देखा जाता है कि कोलैबोरेटिव क्या हो सकता है। रिलेशनशिप इश्यूज में जब थेरेपी प्रोवाइड कराई जाती है तो उसमें कोलैबोरेटिव अप्रोच देखी जाती है। कोलैबोरेटिव अप्रोच मतलब जो दोनों कर सकते हैं साथ में खुशी से, जिसमें दोनों की रजामंदी है। इट इज़ नॉट अबाउट वन पार्टनर, एक जने की या दूसरे जने की सिर्फ बात नहीं होती है। इसी तरह से ऐसा भी कभी कभी हम देखते हैं डिवोटी कपल्स में कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हस्बैंड है और वो स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है, लेकिन जो वाइफ है अनर्थ होने के कारण थोड़ा सा स्पिरिचुअल लाइफ में या फिर इन जनरल कह लीजिए थोड़ा सा लेस क्वालिफाइड फॉर दी हस्बैंड, कुछ लोग इसको ऐसे पुट करते हैं, तो उस सिचुएशन में जब दोनों की उस हिसाब से नहीं बॉन्डिंग हो पा रही है, सो इन दैट केस हाँ सेम थिंग फैमिली थेरेपी कम्स इनटू पिक्चर कि अगर एक के वांट चाहत सारी अलग है, दूसरे कुछ और चाह रही है, वो हस्बैंड चाह रहा है कि मैं सिर्फ भक्ति करूं और वृंदावन में जाके रहूं और ऐसे सेक्लूडेड लाइफ, और मेरी वाइफ भी ऐसे मुझे सपोर्ट करे, वो भी एक आइडियल वाइफ रहे, लेकिन वाइफ सोच रही है कि नहीं अभी हमें मॉल में घूमने जाना है। तो फैमिली थेरेपी में क्या हो रहा है, कोलैबोरेटिव अप्रोच ले रहे हैं हम, जहाँ पे हम ये बैठ के देख रहे हैं कि अच्छा इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए, एक स्टेप आप आगे आओ, एक स्टेप आप आगे आओ, दोनों साथ में क्या कर सकते हो। आप मॉल में जा सकते हो, भगवान के लिए भी कुछ खरीद के आ सकते हो। अगर आपने एक रिलेशनशिप में आप एंटर कर गए हो तो ये कहाँ पे लिखा है कौन से शास्त्र में कि आप एकदम क्रूएलिटी से आप बाहर आ जाओ, ये तो हमारे शास्त्र हमको नहीं सिखा रहे, ठीक है। सो यू हैव टू केयर फॉर दी अदर्स फीलिंग्स ऑल्सो। अगर आप रिलेशनशिप में आ गए हो तो उसको निभाने के तरीके ढूंढने हम, तो थेरेपी में हम यही देखते हैं कि इफ हाउ कैन इट वर्क विच इज हैप्पी सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम। ऑलराइट, थैंक यू सो मच माता जी, आपने हमको अपना इतना वैल्यूएबल टाइम दिया और हमने इस बारे में बात करी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉरवर्ड एंड टॉकिंग अबाउट दीज टॉपिक्स जो कि काफ़ी हम देखते हैं दे आर हिडन अंडर द बुश, बट थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग अबाउट इट। एंड अगर आप में से कोई भी लोग हैं जो कि बच्चों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर आपकी रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज हैं, तो प्लीज़ बिना डरे हुए बेझिझक आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड आपको बिल्कुल भी जज नहीं किया जाएगा। बिकॉज अगर आप सच में कोई मेंटल इशू है या फिर आप इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बिल्कुल पीछे मत रहिए, आप आगे आएँ, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, टॉक टू समवन अबाउट इट। बिकॉज जैसा कि माता जी ने भी बोला कि एड्रेस करना उस इशू को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस डिनाइल फेज से बाहर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो भी डिटेल्स हैं आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड बी अश्योर्ड भक्ति टुडे टीम इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू इन एवरी वे पॉसिबल। स्पीक अप, स्पीक अप, स्पीक अप। Subscribe, subscribe, subscribe and share Share. as much as possible. Hare Krishna. हरे कृष्णा।